This news bulletin is sponsored by Sage University, Mansarovar Global University, Shri Krishna University Chhatarpur, Rabindranath Tagore University, and Pure Assure दूध घी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक दल जहां गठबंधन की कोशिशों में जुटे हैं, वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एकला चलने का ऐलान कर दिया है। मायावती ने कहा कि वो यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए किसी भी दल के साथ चुनावी समझौता नहीं करेंगी और अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। मायावती का कहना है कि वो जनता से गठबंधन करेंगी और प्रदेश में सरकार बनाएंगी। मायावती ने एक साथ सभी दलों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यूपी में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही बीजेपी समेत अन्य दलों की तरफ से जनता को लुभाने का नाटक किया जा रहा है। भाजपा ताबड़तोड़ सरकारी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर रही है। ये योजनाएं अभी आधी अधूरी ही हैं, जनता इनके झांसे में नहीं आएगी। ये सब विधानसभा चुनाव में होने वाली हार को दर्शाता है। हमें विश्वास है कि हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा, जैसा कि 2007 में मिला था। मायावती ने कहा कि हमें सपा और भाजपा में कोई अंतर नजर नहीं आता। वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और वे सिर्फ चुनाव में हिंदू मुस्लिम का मामला बनाना चाहते हैं। सपा और भाजपा दोनों का चरित्र जातिवादी और सांप्रदायिक है। अखिलेश का 400 सीटों का दावा बचकाना है। इनकी इच्छा के लिए चुनाव आयोग को सीटों की संख्या बढ़ाकर 1000 कर देनी चाहिए। दोनों के इरादे साफ हैं। कभी जिन्ना, कभी पुलिस फायरिंग जैसे सांप्रदायिक और धार्मिक मुद्दों को उठाने का प्रयास सीधा सीधा हिंदू और मुस्लिमों पर फोकस करना है। दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सपा की तरह कांग्रेस ने तरह तरह के वादे किए जिस पर जनता विश्वास नहीं करेगी। बीएसपी ने कहा कि कांग्रेस ने काम किया होता तो वो इस तरह सत्ता से बाहर नहीं होती। तेल के बढ़ते दामों को जनता भूलने वाली नहीं है। तो बसपा प्रमुख ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि यूपी के सीएम की तरह मेरा भी परिवार नहीं है, लेकिन मैं कोई पोशाक धारण कर सन्यासी नहीं बन गई हूं। मेरा परिवार सभी धर्मों के लोग हैं और मैं सभी का ध्यान रखती हूं। योगी ने एक धर्म के एक विशेष जाति के लोगों पर अपना फोकस किया है। उन्होंने कहा कि यदि मेरे भाई बहन रिश्तेदार निस्वार्थ भाव से राजनीति में सेवा करने के उद्देश्य से आए तो इसे परिवार कहकर उंगली नहीं उठानी चाहिए। मायावती ने यह भी कहा कि किसान भी केंद्र की अहंकारी व्यवहार से गुस्से में है। सरकार की गलत सोच की वजह से गरीब और शोषित वंचित लोग परेशान हैं। मायावती के एकला चलने में इसमें क्या कुछ मायने हैं? बहुजन समाज पार्टी के अकेले मैदान में उतरने से किसे नफा होगा, किसे नुकसान होगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, आपका परिचय कराते हैं। साक्षी सिंह दिवाकर, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, राजीव उपाध्याय, प्रदेश प्रवक्ता बसपा से, डॉक्टर आर.ए. उस्मानी, पूर्व कैबिनेट मंत्री समाजवादी पार्टी से, और अखिलेश अखिल, पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चर्चा जानना चाहूँगा अखिलेश जी आपसे, चूंकि आपने उत्तर प्रदेश की राजनीति को बड़े करीब से देखा है। जिस तरह की स्थिति अब उत्तर प्रदेश में बन रही है, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के कुछ पुराने साथी बीजेपी को छोड़कर चले गए, बीजेपी ने नए साथियों को जोड़ लिया। समाजवादी पार्टी अब अपना कुनबा बढ़ाने की कवायद में लगी है। कांग्रेस भी पूरी जुगत में है कि लोगों को जोड़ा जाए, छोटे छोटे दलों को जोड़ा जाए। समाजवादी पार्टी अपने चाचा को भी वापस लाने की कवायद में है। लेकिन जिस तरह से बसपा ने जो एक फैसला लिया है अकेला चलने का, कितना ये फायदेमंद हो सकता है, किससे इसे लाभ होगा और खास करके बसपा को क्या कुछ लाभ होने वाला है? देखिए, बीएसपी का जो भी रणनीति है अभी उत्तर प्रदेश में, उसमें उसके सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है उसके सामने जो दलित वोट बैंक के बंटने की है। तो दलित वोट बैंक नहीं बटे, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या है, जो भीम आर्मी पार्टी है उसमें काफी लोग उससे जुड़े हैं और मायावती की चिंता यहीं पर है। मायावती को लग रहा है कि कांग्रेस से वो जो है भीम आर्मी की जो प्रमुख है चंद्रशेखर, उनकी जुगलबंदी बन रही है और ये इसी वजह से जो है मायावती कांग्रेस से भी नाराज है। लेकिन एक चीज और है साहब कि देखिए, अभी जो चुनाव से पहले मायावती का भले ही किसी के साथ गठबंधन ना हो, लेकिन एक बात तय है कि आने वाले भविष्य में जो चुनाव के बाद की जो रणनीति बनेगी, जो समीकरण होंगे, उसके पास बीएसपी के पास एक स्पेस है
और जितने भी समझिए कि और घटक दल होंगे, जैसे कि कांग्रेस को ही ले लीजिए, तो एक संभावना ये दिख रही है कि चुनाव के बाद अगर सीटों के अदला बदली से या सीटों के मिलावट से अगर कोई सरकार बनती है तो उसमें कांग्रेस के साथ बीएसपी की बातें बन सकती है। ये अभी मायावती जो भी बोलती दिख रही है, लेकिन चुनाव के बाद की एक संभावना, इसको मानकर चला जा सकता है। अब रही बात मायावती का जो आक्रामक तेवर है, जो उन्होंने बहुत लंबे समय के बाद जो उन्होंने बातें कही है, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या और तमाम दल जो हैं जिन पर उन्होंने बातें कही है, जिन पर प्रहार किया है, ये बात सही बात है। राजनीति में हर पार्टी एक दूसरे पर प्रहार करते हैं, सब अपने को ताकतवर मानते हैं। इतना तो तय है कि बीएसपी के पास एक बड़ा वोट बैंक है, दलितों का वोट बैंक है और उसमें मुसलमानों का भी वोट बैंक है। बीएसपी की एक चिंता ये है कि उसको लग रहा है इस बार चूंकि ओवैसी के जाने के बाद और कांग्रेस के तेवर के बाद मुस्लिम वोट बैंक पर कुछ समझिए कि वो उसमें जो बीएसपी के खाते में जो वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक जाते थे, उस पर समझिए कि हो सकता है उसमें सेंध लगे। लेकिन बीएसपी की स्थिति अभी भी उत्तर प्रदेश में कोई बहुत कमजोर नहीं है। उनका अपना एक आधार है, उनका वोट बैंक है और खासकर उनके जो बिरादरी समाज के जो वोट मिलते हैं उसका आधार अभी भी बना हुआ है। और प्रदेश के बहुत सारे लोग हैं, जो जनता है उसमें समझिए कि उसमें हिंदू कम्युनिटी के लोग भी हैं, खासकर ब्राह्मण हैं, पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं, जो अभी भी मायावती की बसपा पार्टी के सपोर्ट में खड़े हैं और उनको सपोर्ट करते रहते हैं। तो अभी जो है ना, उनका एकला चलो का नारा जो है वो बिल्कुल अभी दुरुस्त है। एकला चलने में ही उनको फायदा है, क्योंकि ये मायावती के साथ अगर उनकी सरकार नहीं भी बनती है, मान लीजिए कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जो संघर्ष होता दिख रहा है, उसमें मायावती के पास अगर कम से कम इतनी सीटें आ जाती है जो सरकार बनाने और बिगाड़ने का खेल कर सकती हैं, और साथ में एक फ्रैक्शन जो है कांग्रेस का है, एक फ्रैक्शन जो है आम आदमी पार्टी का भी है, वहां पर वो काफी मजबूती स्थिति में आम आदमी पार्टी भी दिख रही कई इलाकों में, कई जिलों में। तो मान लीजिए कि 10-15 सीट भी आम आदमी पार्टी अगर ले आती है तो वो एक फायदा होगा। आगे के चुनाव के बाद की जो समीकरण बनेंगे उसमें मायावती को एक सहयोग मिल सकता है इन दलों से। लेकिन मौजूदा दौर में जो सबसे बड़ा उनका जो आक्रामक तेवर है बीएसपी और सपा को लेकर है, ये जो है बीजेपी और सपा को लेकर है। बीजेपी के साथ भी उनका पूर्व में गठबंधन रह चुका है और उसको पूरा पता है मायावती को कि बीजेपी किस तरह से राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी के साथ भी वो सरकार चला चुकी है और उनको समाजवादी पार्टी की रणनीति या उसके जातीय समीकरण को भी वो समझ रही है। इस पूरे खेल में सबसे बड़ी चीज ये है कि मायावती अगर वाकई में कोई गठबंधन न करके एकला चलती है, इसका फायदा भी उसको हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही सोच के शायद दलित वोट बैंक तो उसको मिलेगा ही। बिल्कुल, और यही सोचकर शायद मायावती ने यह फैसला लिया है, बड़ी रणनीति इस पर तैयार की है। राजीव जी, जिस तरह से अकेले चलने की बात कही जा रही है, क्या वास्तव में बीएसपी एक जो छोर है वहां पर डरी हुई है कि जो उसका कुछ दलित वोट बैंक था वो अब भीम आर्मी की तरफ खिसकता जा रहा है? क्या ये एक चिंता का विषय बसपा के लिए अभी भी बना हुआ है? क्या चल रहा था? राजीव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अंजलि सिंह का। राजीव जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए राजीव जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। साक्षी जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। साक्षी जी, अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी की, अकेला चलने का फैसला किया है, लेकिन साथ साथ में निशाना भी साधा है और खास करके बीजेपी और सपा को एक सिक्के के दो पहलू बताया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी सिर्फ सपने दिखा रही है, लोकार्पण किए जा रहे हैं, फोटो खिंचवाए जा रहे हैं, और सबसे बड़ा जो आरोप लगाया है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करने के प्रयास में लगी हुई है। मायावती जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने 4 बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड एक कायम करवाया। मैं कहूंगी इतना मौका किसी को नहीं दिया, और जो उनका वोट बैंक है वो उन्हें पूछता था, लेकिन तब भी जब 4 बार मौका देने के बाद भी जब उनके विकास कार्य नहीं हुए तो उन्हें बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी। यही कारण है कि जो उनका वोट बैंक है वो भी आज उनके हाथों से खिसकता नजर आ रहा है। क्योंकि अब इलेक्शन का जो समय आ गया है, इसलिए बहन मायावती नजर आ रही है। पिछले 4.5 वर्षों में बाकी लोग तो फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से जनता को दिखाई भी दे रहे थे, लेकिन बहन मायावती जी तो अभी तक
जनता के बीच में नहीं नजर आ रही है। तो जनता को उनका असली रूप पता चल गया है। उनको पता है कि वो सत्ता पाने के लिए बस इलेक्शन के समय जनता के बीच में रहती है, उसके अलावा उन्हें उनके सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार का बर्ताव जनता भी 2022 के चुनाव में उनके साथ करेगी। उन्हें उनका असली चरित्र जो है, उनका जो असली चेहरा है वो पता चल गया। देखिए, परिवारवाद की बात जब उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं तो वो इसलिए लगाए जाते हैं। हमारे यहाँ भी कई नेता हैं जिनके बच्चे इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं, आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो हमारी पार्टी के मुखिया, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें तो एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जा सकता है। ये जो बैकडोर एंट्री होती है, सपा हो चाहे बसपा हो, यहाँ पे जो बैकडोर एंट्री होती है तो मुखिया उनके परिवार का ही बनेगा। तो इस चीज से भी जनता को आक्रोश है। जनता इसीलिए उनके जो साथी थे, जो शुरुआत से उनका साथ दे रहे थे, वो उन्हें छोड़ के जा रहे थे। वो अकेले ही चलने की स्थिति उनकी आ गई है। तो उनका जो ये फैसला है बहुत सही फैसला है, क्योंकि उनके साथ देने वाला कोई अब नहीं है। 2017 का चुनाव है या 19 में, उन्होंने सबके साथ में चल के भी देख लिया। अब तो उनकी पार्टी के लोग भी जो थे उनके साथ में, शुरू के साथी थे, वो भी उनका साथ छोड़ चुके हैं। तो जिस तरीके के आरोप लगा रहे, जनता को उनका चेहरा अपनी दिख चुका है 2022 के चुनाव में, और उनकी जो जितना भी जन समर्थन थोड़ा बहुत बचा हुआ है उसमें भी वो भी असलियत सामने आ जाएगी। चलिए, हमारे साथ उस्मानी जी भी बने हुए हैं। उस्मानी जी, समाजवादी पार्टी को लेकर के भी तमाम बातें कही कि समाजवादी पार्टी भले ही कितना प्रयास कर ले, विपक्ष का एक बड़ा चेहरा बनने का प्रयास कर ले, लेकिन समाजवादी पार्टी को भी अब जनता समझ चुकी है कि समाजवादी पार्टी की स्थिति सही नहीं है और बसपा अब सरकार बनाने जा रही है। बात कर लो, हम किससे कहीं ला दो, वो महीना बाद ये झंडा उतार किले के लगाएंगे। हाँ उस्मानी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी उस्मानी जी, मायावती ने आरोप समाजवादी पार्टी पर भी लगाया है। हालांकि बीजेपी और सपा को एक ही सिक्के का पहलू भी बताया और ये कहा कि समाजवादी पार्टी भी ऐसे मौके ढूंढती है कि कहां इस पूरे किसी भी अगर कोई मामला होता है, कोई घटना होती है, तो उसको हिंदू मुस्लिम में कैसे परिवर्तित कराया जाए जिससे कि बीजेपी को फायदा हो और सपा को भी फायदा हो। देखिए, जो बहुजन समाज पार्टी है, जो बहुजन समाज पार्टी है, हेलो जी जी उस्मानी जी, आवाज आ रही मेरी? जी जी, बहुजन समाज पार्टी की कथनी और करनी में भारी अंतर है। वो जिसको कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक सिक्के के दो पहलू हैं, उल्टा बोल रही हैं। उनको बोलना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि वो तीन बार जो है भारतीय जनता पार्टी से मिलके उत्तर प्रदेश में सरकार बना चुकी हैं। जब चुनाव लड़ने जाती हैं तो कहती हैं भारतीय जनता पार्टी से कोई समझौता नहीं। चुनाव तो आपके साथ भी मिलकर लड़ लिया उनने जी। कहती हैं कि हमारी गलती हो गई, अब आगे गलती नहीं होगी, अब हम भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिलेंगे। लेकिन तीन बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के सरकार बनाई। मेरा कहना यह है कि सत्य की कसौटी पे आप तौलिए। अगर डॉक्टर आए उस्मानी कोई बात कह रहा है, अगर वो सही बात है तो उसको मानिए। 3 बार सरकार बनाई इन्होंने मिलकर कि नहीं बनाई, ये बताइए। अगर बीएसपी के स्पोकमैन हो बैठे तो उनसे पूछ लीजिए उन्होंने 3 बार सरकार बनाई या नहीं बनाई। और समाजवादी पार्टी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है तो उनसे ये पूछो, क्या समाजवादी पार्टी ने कभी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया या भारतीय जनता पार्टी से मिलकर सरकार बनाई? कभी नहीं बनाई। समाजवादी पार्टी जो लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव तो लड़ा है। वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है ना, भारतीय जनता पार्टी नहीं है ना, वो तो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किए है ना। वो तो अरे पिछली बार तो आपके साथ ही मिलकर लड़े थे, लोकसभा सीटों में आपको जीत भी दिलवाई थी। अब मुझे लगता है कि आपको पार्टी की ये जानकारी नहीं है कि आप कहाँ चुनाव लड़ते हैं, किसके साथ मिलकर लड़ते हैं। किससे मिलकर लड़े? किससे मिलकर लड़े? बहुजन समाज पार्टी के साथ, बीएसपी के साथ। हमारे सभा के प्रवक्ता नुकसान भूल गए, उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था मायावती जी के साथ आके लड़ाई करने में। भारतीय जनता पार्टी तो नहीं मिलकर लड़े ना। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है जा रही है, वो डूबता जहाज है। उसके विधायक कूद के समाजवादी पार्टी के चलती हुई ट्रेन पे बैठ रहे हैं दौड़ के, जो तेज गति से चल रही है, लगातार टूट रहे हैं उसके विधायक। तो ये जो आरोप है निराधार है। और समाजवादी पार्टी जो है वो धर्मनिरपेक्षता में, समाजवाद में विश्वास रखती है। उसने कभी सांप्रदायिक शक्तियों से समझौता नहीं किया है, नहीं करे। अच्छा, अखिलेश जी को लेकर एक बात उन्होंने ये भी कही कि 400 सीट का जो बयान अखिलेश यादव देते फिर रहे हैं वो बचकाना बयान है और अब 1000 सीटें कर देनी चाहिए ताकि तो ये वो और बढ़ाकर बता दें।
तो वो एक बार अपना कर लेना, बचकाना बयान दूर कर ले, वो 1000 कर ले, उनसे कह दो भारतीय जनता पार्टी से मिले हैं, प्रधानमंत्री जी से कह दे कि 1000 सीटें कर दे, वो कर देंगे, कौन सी आपत्ति आई है, उसके लिए कौन सी आपत्ति, एक बिल पास कर देंगे और 1000 हो जाएंगे। चलिए राजीव जी। जी राजीव जी आवाज आ रही है अब तक? लगता है तकनीकी खराब की वजह से ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। मैं टीम से अनुरोध करूंगा कि राजीव जी को पुनः जल्द से जल्द जोड़ने का प्रयास करें। हमारे साथ साक्षी जी भी बनी हुई हैं। साक्षी जी, अगर बात करें तमाम इन गठबंधनों को लेकर, बीजेपी ने तमाम प्रयास किया, काफी छोटे छोटे दलों को जोड़ा, कुछ दलों को निकाला और एक जोड़ तोड़ की राजनीति की, काफी लोगों को अपने साथ लिया और कुछ लोगों को छोड़ भी दिया या कुछ लोग छोड़कर भी गए। लेकिन जिस तरह से बहुजन समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया कि वो अकेले ही मैदान में जाने वाले हैं और उनका एक वोट बैंक है, इस चीज में कोई दो राय नहीं है, उनका एक खुद का एक वोट बैंक है, हालांकि वो कट गया है, कुछ बचा है। और सबसे बड़ी बात ये रही थी कि अगर बसपा और बीजेपी को लेकर बात करें तो बीजेपी ने बसपा के वोटर बैंक में बहुत ज्यादा सेंध लगाई है, खास करके दलित वोट बैंक में। अगर मायावती इस बार खुद अकेली लड़ना चाहती हैं और अगर वो अकेले जाएंगी तो स्वाभाविक तौर पर है उसका एक असर भी पड़ेगा, क्योंकि वो किसी के साथ जोड़ तोड़ कर नहीं जा रही हैं। तो बीजेपी को क्या कुछ खतरा इससे हो सकता है? अगर मैं वोट बैंक की बात करूं तो जो मायावती जी का वोट बैंक था वो सबसे स्ट्रॉन्ग वोट बैंक था, क्योंकि बाकी वोट बैंक में सेंध लगाई जा सकती थी या नहीं जा सकती थी पहले 2017 से पहले, लेकिन मायावती जी का एक लिस्ट वोट बैंक था जिससे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं था। वो अंधा विश्वास करता था मायावती जी के ऊपर, लेकिन मायावती जी को 4 बार मौका देने के बाद भी जब उनकी स्थिति में सुधार नहीं आया, बस जो राजनीति चलती थी वो अपने को फलीभूत करने के लिए चलती थी, तो इससे अब निराशा उनके वोट बैंक में लगी। यही कारण है कि 2017 में उन्होंने हमें समर्थन दिया, 2019 में हमें समर्थन दिया, 2022 में और बढ़ चढ़ के समर्थन देंगे, ऐसी हमें पूरा विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है सबका साथ और सबका विकास। हम उसी के तहत राजनीति कर रहे हैं और लगातार 2014 के बाद से कर रहे हैं। यही कारण है कि न सिर्फ जो हमारा मुस्लिम वोट बैंक है वो भी हमें समर्थन दे रहा है, क्योंकि उन्होंने देखा है पिछले 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार का कोई दंगा नहीं हो रहा, किसी तरह की राजनीति नहीं की जा रही, जो भी हमारी योजनाएं हैं उसका लाभ हम घर घर पहुंचा रहे हैं, बिना किसी भेदभाव के कर रहे हैं। यही अगर जो योजनाओं का लाभ जो पहले पहुंचता था वो भेदभाव करके पहुंचता था कि अपना वोट बैंक देख के उनसे पहुंचाया जाता था, और उसमें भी भ्रष्टाचार के अपार जो आप बोल सकते हैं आए दिन भ्रष्टाचार के आरोप उनसे लगते थे। तो अभी जो उन्होंने एक बदलाव देखा है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, बिना भेदभाव के सारी योजनाएं घर घर पहुंच रही है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है और सबको समान नजरिए से देखा जा रहा है। तो 2022 में भी उसी के साथ में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनाएंगे। और जो हमारी बहन मायावती जी हैं, मुझे लगता है कि अकेले उनकी चलना मजबूरी हो गई है, क्योंकि अब उनका साथ कोई नहीं देना चाहता। सपा और बसपा एक बार साथ आके देख चुकी है, उसमें मायावती जी को तो फायदा हो गया लेकिन सपा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। यही कारण कि जो कभी हम नहीं सोच सकते थे कि सपा और बसपा साथ आ सकते, वो भी सत्ता पाने के लिए, सत्ता के लिए उन्होंने अपनी विचारधारा अलग रख दी, साथ पे रख दी और दोनों मिल गए, और लेकिन उसका बहुत बड़ा नुकसान सपा को हुआ और जो उन्होंने भी मायावती जी का साथ छोड़ दिया। तो अब अकेले चलने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं रहता। ऐसा ना हो कि बसपा कुछ कमाल कर जाए अकेले चलकर और बाद में फिर आपको उनकी जरूरत पड़े। चलिए राजीव जी हमारे साथ, राजीव जी जुड़ गए हैं। राजीव जी, तमाम बातें कही जा रही हैं, तमाम आरोप मायावती ने लगाए और अकेले चलने की बात कही है, कितना दूर तक जाएंगे, कितना कुछ लेकर जा पाएंगे? दिनेश जी, 2014 और 2017 से जो जनता छलावा महसूस कर रही है उत्तर प्रदेश से पूरे भारत में, भारतीय जनता पार्टी तो हर चीज को जुमलेबाजी बता देती है। वादा करने जब चुनाव लड़ने जाती है तो वादा करती है, बड़े बड़े संकल्प पत्र देती है, बड़े बड़े सारी घोषणाएं जनता के बीच में रख देती है, और जब चुनाव जीत के गद्दी मिल जाती है तो लाशशाही ठाट बाट कर देते हैं और सबका साथ और अपना विकास करने में लग जाते हैं इनके कार्यकर्ता और नेता सहित सारे लोग। इस तरह की पार्टी की और जुमलेबाजी की पूरे उत्तर प्रदेश में आज की समय में थू-थू हो रही है। आज जिस तरह की मुख्यमंत्री की बौखलाहट है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से दौड़ रहे हैं आधे अधूरे काम को लेकर के, और काम तो छोड़िए,
4.5 वर्षों में इस उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही थी कि योगी जी कौन सा शिलान्यास करेंगे और कौन सा उद्घाटन लोकार्पण करेंगे, लेकिन वो कहीं नहीं किए। लेकिन ये जो 3 महीना अंतिम है जो जनता को दिखावा वाला, अभी देखिए अयोध्या में गए थे दीपक जलाने के लिए, और वहां जब जनसभा करने लगे दीपक जला करके तो बोले देखिए पूरे भारत में अन्न बंद हो रहा है, लेकिन मैं 3 महीना 4 महीना और दूंगा। अरे भाई 4 महीना क्यों, बोलते थे अगले 5 वर्षों तक दूंगा मैं। तो जनता उसी दिन प्रतिक्रिया करती, जो गरीब जनता थी वो गेहूं अनाज की उसी दिन प्रतिक्रिया करने लगी कि ये तो योगी जी की जुमलेबाजी न हो जाए कि 4 महीने मिल जाए। और उसके बाद साक्षी जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होने जा रही है बहुत बड़े स्तर पे, और आप लोग हवाई में उड़ रहे हैं। बहन जी अभी जमीनी स्तर पे मजबूत है, और बहन जी ने जो 2007 से 12 में काम किए, जिन अस्पतालों में आपने कोरोना का इलाज कराया, उसमें से बहुत सारे अस्पताल जो है हमने 2007 और 12 के बीच में बनाए थे। हमने गरीबों के लिए हर जनपद में 75 जनपद में जो आज तक आपने प्रधानमंत्री वाली आवास योजना की चाबियां दे रहे हैं, चुनाव आने पे अभी आधी अधूरे योजना बनी है, हमने तो बना करके मानवर काशीराम योजना के तहत चाहे 10,000 बनाए चाहे 2 लाख बनाया। साथी जी जो क्षमता थी उत्तर प्रदेश सरकार की उस दौर में, वो क्षमता के अनुसार हमने गरीबों के लिए काम किया। दूसरा चीज, आप आई थी कि 70 लाख नौकरी और रोजगार देंगे, 7 लाख पे आप नहीं पहुंच पाई हैं। 4 लाख आपके नौकरी के सरकारी आंकड़े जारी किए जा रहे हैं कि 4 लाख 4.5 लाख। भाई 70 लाख की आप 5 साल में देने को कहीं 4 लाख देकर के आपने बंद कर दिया, या आप वहां तक कार्य क्षमता आपकी खत्म हो गई। तो जो भारतीय जनता पार्टी जनता क्यों विश्वास करेगी कि हमको कहती है कि 70 लाख नौकरी देंगे रोजगार देंगे और 4 लाख पे बैठ जाती है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी स्थिति बनी हुई है दयनीय, किसान परेशान है, आप सुनती नहीं है, कोई मर जाता है आपके प्रधानमंत्री जी आते हैं, बड़ी बड़ी घटनाओं पर उत्तर प्रदेश में आए प्रधानमंत्री जी, लेकिन एक बार उस परिवार के लिए अफसोस जताने की कोशिश नहीं की। कैराना की इतनी बड़ी ये घटना हो गई लखीमपुर की, इतनी बड़ी घटना थी, आपके जो नेता थे वो आतंकवादी रूपी गाड़ी को लेकर के चढ़ा देते हैं किसानों पे और किसान मर जाता है, लेकिन आपके प्रधानमंत्री एक बार भी ये नहीं कहते हैं कि नहीं ये दुखद घटना है, चाहे वो हमारे दल का नेता क्या, चाहे बीएसपी, चाहे समाजवादी पार्टी का, कोई भी इस तरह की घटना करेगा। चलिए राजीव जी थोड़ा सा वक्त कम है, साक्षी जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? ये सारी चीजें मैं उनको ये बताना चाहूंगी कि माननीय योगी जी अभी नहीं बोल रहे हैं, वो ऐसे क्वेश्चन ही किए हैं जो कि कोरोना काल में जब तक नेता अपने घर में चैन से बैठे हुए थे, वो दौरान भी बोल रहे थे, जब इनको कोरोना हो गया उसके बाद भी जैसे ही वो ठीक हुए उसके बाद भी वो जनता के बीच में नजर आ रहे थे। तो जो दौड़ना आपको अभी नजर आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि चुनाव आ गया है और आप देख रहे हो जनता की ओर, अब आपको पता चल रहा है। इससे पहले 4.5 बजे तक आप सो रहे थे, आप अभी बात कर रहे हैं कि आपने अस्पताल बनाया, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि मात्र 12 अस्पताल थे, उसकी गिनती 32 अगर किसी ने पहुंचाई है भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाई है। इसके अलावा अगर रोजगार की आप बात करते हैं तो 4.5 लाख हम दे रहे हैं। चलिए साक्षी जी, राजीव जी, उस्मानी साहब, अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बसपा की सुप्रीमो मायावती ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो अपने हाथी के साथ अकेले ही इस चुनाव में जाएंगी। अब देखना ये होगा कि कितना कुछ वो कामयाब हो पाती है, कितना कुछ सीटों पर वो कब्जा कर पाती हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ, सबसे पहले देश।